दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में मेरे सुबह माइंड की में था 50 पहले ताज़ा से। और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा जो बीजेपी जोड़ तोड़ दूसरों की पार्टी में करती थी अब उसी की पार्टी में मचा है घमासान। आखिरकार बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर पर लगी रोक। हार को देखकर बौखलाई बीजेपी ने दोस्तों बुलडोजर एक्शन पर लगवा दी रोक। बताएंगे कैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आपस में ही भिड़े हुए हैं और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी के आगे बीजेपी का कद लगातार होता चला जा रहा है छोटा। कैसे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर फंसी है बीजेपी की जान और महाराष्ट्र में क्यों होने वाला है खेल बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र को अपनी शान समझती थी। खुद इस देश के प्रधानमंत्री योगी के बुलडोज़र को सही ठहराने में लगे हुए थे। कह रहे थे अब की बार भाषण में जाकर उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा है ये भाषण में कि अगर बुलडोज़र चलाना सीखना है तो बाबा से सीखो, यानी कि योगी से सीखो कैसे बुलडोज़र कहाँ चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब जब सरकार हार गई, जब सरकार की बुरी तरीके से हार हो गई लोकसभा में, तो अब वही योगी सरकार के खिलाफ पूरी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल हो कुछ ये हो रहा है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहा है, जिस कारण से केशव प्रसाद मौर्य और निशान पार्टी के जो वो हैं दोस्तों, ये लोग योगी का विरोध करने में आ गए। ये कह रहे हैं कि अगर गरीबों के घर टूटेंगे तो वो वोट हमें क्यों देंगे भला, पहले ही हम बहुत बुरे हार चुके हैं और ऐसे में जगह जगह बुलडोज़र चलाना ये सही बात नहीं है। बात सिर्फ बुलडोज़र की नहीं है दोस्तों, बात इस देश की अखंडता की है। पहले आपने मुसलमानों के घर तोड़े, जमकर तोड़े, अब आपने हिंदू भाइयों को लिया निशाने पर। अब आप एक एक कर कर दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के भाइयों के घरों को आप तोड़ रहे हो। यही नहीं, जगह जगह नोटिस लगाकर अधिकारी बहुत खुश होते हैं, इस घर पे कट, इस घर पे कट, इनको गिराना है। एक बस्ती जहाँ का मैंने आपको बताया था लखनऊ की, वहाँ के 25,000 लोग बेघर हो जाएंगे अगर घर टूटे तो। अचानक से दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि पार्टी के अंदर ही कलह मचने लगती है कि योगी के फैसले अब बहुत ही गलत हो रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इन फैसलों के चलते अब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ चुका था, जिसके तहत योगी ने अपने बुलडोज़र एक्शन वापस ले लिया है। अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि फ़िलहाल ये सिर्फ इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि 2 बार बीजेपी चुनाव हार गई है लोकसभा में, और दोस्तों अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी करारी हार हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं उस पर जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी की जान अटकी हुई है कि क्या होगा। और मैं लिख के दे दूं दोस्तों, इनकी बातों में तो बिल्कुल मत आना। ये अभी भले ही बुलडोज़र एक्शन वोट पाने के लिए रोक दें, बाद में फिर से उन घरों को उजाड़ने में लग जाएंगे जिन घरों को ये बसाने का काम करते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि गरीबों के घर तोड़ना, ज़मीनों को हथियाकर बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देना, यही काम योगी सरकार का है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जो बीजेपी दूसरों के साथ करती थी अब उसकी पार्टी में वही हो रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा जोड़ तोड़ की पार्टी मानी जाती है। माना जाता है कि बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाती तो अपने विपक्ष की पार्टियों को तोड़ देती है। और दोस्तों अब ये बात सच होती हुई नज़र आ रही है, और सच क्यों होती हुई नज़र आ रही है ये भी सुन लीजिए। दरअसल हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने यहाँ पर इस सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये पूरी की पूरी सरकार निकम्मी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार, जो लोग अपने बुलडोज़र को अपनी वो मानते थे दोस्तों शान, उन लोगों का बुलडोज़र अचानक धुआं छोड़ने लगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल अब बाबा की बुलडोज़र की हवा निकल गई है। जो लोग बुलडोज़र किया करते थे उनके बुलडोज़र का अता पता नहीं है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल अगर सच में जनता की चिंता होती तो योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसा कभी नहीं करती गरीबों के साथ। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने मज़े लेते हुए कहा कि जो काम कई सालों से बीजेपी कर रही है दूसरों की पार्टियों को तोड़ना जोड़ना,
वो आज उनकी खुद की पार्टी के साथ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है। और यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने यही नहीं छोड़ा बीजेपी को। अखिलेश ने आगे घेरते हुए कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी आपस में ही भिड़े हुए हैं, इनके बुलडोज़र से धुआं निकलने लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके की चीज़ें सरकार ने की हैं, सवाल तो उठेंगे भैया, और ऐसे ज़बरदस्त उठेंगे कि जनता आपसे पूछेगी कि आपने अब तक क्या किया है। हम तो इस चीज़ को बार बार कहते हैं दोस्तों, और कहते रहेंगे, क्योंकि देश की जनता जो काम कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, और इस सरकार से दोस्तों आगे भी कोई उम्मीद करना अपनी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सरकार ना आपकी है ना हमारी है। ये सरकार सिर्फ दोस्तों पूंजीपतियों के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के यहाँ जाकर झुक जाते हैं, और जब बात देश के लिए झुकने की आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी की एक एक बात 16 आने सच क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ ही जाती है। नरेंद्र मोदी कब तक देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कब तक वो अपनी वही घिसी पिटी राजनीति करते रहेंगे? 2029 में दोस्तों राहुल गांधी देश के पीएम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे ना, आप एक बड़े नेता नहीं बन सकते। राहुल गांधी जीत के इतने करीब थे, आप समझिए, उनकी सरकार बनने ही जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको ना चुनते हुए विपक्ष को चुना। राहुल गांधी ने हाथ पैर नहीं जोड़े किसी के दोस्तों के समर्थन दो। राहुल गांधी ने वो रास्ता चुना जिससे उनको जीत मिल रही है। और दोस्तों कहते हैं कि जब आपको सब्र का फल बहुत मीठा होता है, जब आपको प्यार मिल रहा है तो बहुत ही अपार मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा फिलहाल जितने भी जवान शहीद हुए हैं ये मोदी सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों पहले पुलवामा में धमाधम अटैक हुए, और उसके बाद दोस्तों अब ये बड़ा कांड होगा जहाँ पर हमारे कल 5 जवान शहीद हो गए। बड़े ही अफसोस की बात है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक ठोक कर, छाती ठोक ठोक कर कहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी की वो सारी बातें भी उनकी तरह ही हवाई निकली। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, गरीबी कम कर दूंगा, ये सारे बात जुमलेबाजी निकली। और उससे भी बड़ा जुमला ये निकला कि लोगों की सेफ्टी की जो बात करते थे नरेंद्र मोदी, ख़ास करके दोस्तों जम्मू कश्मीर की, वहाँ के हालात बद से बदतर होते चले जा रहा है। हमने देखा कल कैसे 5 जवान बुरी तरीके शहीद हो गए। उसमें बताया जा रहा है कि 18 साल के भी थे दोस्तों, कम उम्र के ही थे वो। तो दोस्तों इस तरीके 19-20 साल के, तो ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठेंगे ही सरकार के ऊपर कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, और आज जो हो रहा है दोस्तों वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे देश में 370 हटने के बाद आतंकवाद के हमले और बढ़ गए। पता नहीं दोस्तों, आप समझिए ये आतंकवादी कैसे लोग होते हैं। मासूम लोगों को मारना, उनको इस तरीके से परेशान करना, ये तो एक है ही, लेकिन एक आतंकवाद सरकार भी कर रही है दोस्तों हम पर, और वो आतंकवाद है महंगाई का आतंकवाद, वो है गरीबी का आतंकवाद दोस्तों, बेरोजगारी का आतंकवाद। याद है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? पेट्रोल डीजल की मार लोगों को आतंकवाद की तरह मार रही है, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। पुराना बयान है ये उनका, निकाल कर देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी आए दिन घेरते थे। अब जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत दोस्तों, मनु सिंघवी की दलीलों से हिल गई सीबीआई। दरअसल दोस्तों ईडी से तो ज़मानत मिल ही चुकी है केजरीवाल को, लेकिन दोस्तों ईडी के बाद उनको सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था वहीं के वहीं कोर्ट के अंदर ही, जिसके बाद उनकी सुनवाई चल रही थी कई दिनों से। ऐसे में मनु सिंघवी ने कल ऐसी दलीलें दी दोस्तों जिसको सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना गलत। आपको बताते चलें, मनु सिंघवी ने साफ कहा कि जब ईडी वाले मामले में बेल मिल गई है तो सीबीआई वाले मामले में बेल मिलना चाहिए। दोस्तों ये गुंडागर्दी तो हमने पहली बार देखी कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी इतनी डरती है। पहले उसने ईडी में फंसाया, और उसने जब सोचा कि ईडी से हमें बेल मिल गई है दोस्तों, जब इन्होंने सोचा कि ईडी से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई दोस्तों, तो इन्होंने चाल चलते हुए क्या करा कि फ़िलहाल सीबीआई को वहीं के वहीं भेज दिया कोर्ट में ही, और सीबीआई ने कोर्ट में जो है यहाँ पर दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए ख़तरनाक होती चली जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना या सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए दोस्तों सीबीआई और ईडी का यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को जताता है।
मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि इस सरकार का कोई भी वजूद नहीं है। ये सरकार बिना वजूद के चल रही है। और आप समझिए, ये ऐसा हेमंत सोरेन के साथ तो नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को पता है क्या, शेर मिल गई है। बीजेपी के मुंह पर एक छोटा सा खून लग गया, कहते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग जाए तो इसे लालच आता है। दरअसल दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जेल में थे। दिल्ली में बीजेपी 4 लोकसभा की सीटें जीत गई, चारों की चार। अब बीजेपी को ये लालच आ रहा है कि अगर हम लोकसभा में केजरीवाल को हरा सकते हैं, मतलब 4 सीटें जीत सकते हैं, तो हो सकता है अब की बार दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए, केजरीवाल को जेल में ही रखो। ये सारी साजिशें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, ये लोग इधर आए या उधर आए, देश की जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर दोस्तों फट पड़े संजय रावत बोले फिलहाल मोदी सरकार का 56 इंच का सीना फेल हुआ है। देश के नौजवान की शहादत पर भड़के दोस्तों संजय रावत। दरअसल दोस्तों संजय रावत एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि हमेशा देश के विकास की, लोकतंत्र की बातें करते हैं। संजय रावत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज देश की जनता सवाल पूछ रही है, और सवाल से भी ज़्यादा सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी को इन सवालों के जवाब देना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का जवाब देना दोस्तों अपनी तौहीन समझती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों या फिर होने वाली हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल हमारे 5-5 जवान शहीद हो जाते हैं, और जो सुरक्षा बल है दोस्तों वो किस तरीके की मतलब मेहनत करते हैं, और अग्निवीर योजना में महज उनको 1 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उतार दिया जाता है। इसका भी सबसे बड़ा रीज़न सामने आता है दोस्तों। आप समझिए, अग्निवीर जो बेचारा शहीद हो जाता है उसको ना सम्मान मिलता है ना पेंशन मिलती है। तो सवाल तो उठेंगे ही, भाई पेंशन क्यों नहीं मिलती है? अगर देश में दोस्तों सरकार इतना पैसा कमा रही है और अगर हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों को पेंशन मिल ही जाएगी, बाकी किसी को मिले ना मिले दोस्तों, लेकिन जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं कम से कम उनको तो पेंशन मिलना चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? आप खुद बताइए। आज जो लोग सीने पर गोली खाते हैं हमारे देश के लिए, उन लोगों की तारीफ़ करना बनता है दोस्तों, क्योंकि आप और हम आराम से तभी बैठ सकते हैं जब वो लोग सीमाओं पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से उनकी शहादतें होती हैं ये कोई बता नहीं सकता है कि फ़िलहाल उनको पेंशन भी नहीं दी जाती है। और जो बड़े बड़े दावे हैं अमित शाह के कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, अभी तक तो जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, पूछताछ हुई, और उसमें सब ने यही कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 1 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है वो हमें नहीं मिला है। तो सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिरकार 1 करोड़ रुपए दिया गया तो किसको दिया गया? जो शहीद हो रहा है वो तो ये कह रहा है कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है। या तो वो मिस्टर इंडिया हो गया वो पैसा, या फिर भैया अमित शाह झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है, इस देश के गृह मंत्री पर वैसे भी लोग भरोसा नहीं करते हैं दोस्तों। इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों छोटा भाई और मोटा भाई के नाम से मशहूर हैं। ये दोनों का हिस्ट्री बहुत ही ख़तरनाक रही है दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोस्तों, और जो सच से भागता है उसका भी देश की जनता हिसाब ज़रूर करती है और करती रहेगी, क्योंकि इस सरकार के पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर उठाए सवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने जिन भी जवानों की शहादत हुई उनके लिए भावुक मैसेज लिखा। प्रियंका ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे में जो जवान दोस्तों शहीद हो रहा है उनकी सेफ्टी की हमें सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। दरअसल दोस्तों देखिए, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं वो बात तो एक अलग है ही, लेकिन इस देश की सेफ्टी के लिए ये बड़ी चीज़ें होना चाहिए। मैं तो पहले भी ये कहता आया हूँ दोस्तों और आगे भी कहता रहूँगा कि भैया चाहे राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर दूसरे नेता हों विपक्ष के, वो सब लोग इस चीज़ पर चिंता जताते हैं। और दोस्तों चिंता बनती भी है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो भाई क्यों ना कोई चिंता जताए। प्रधानमंत्री अपना कर रहे हैं, दूसरा कोई अपना कर रहा है, ये लोग अपने अपने में लगे हुए हैं।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में बीजेपी का होने जा रहा है सुपड़ा साफ दोस्तों, इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है, और ऐसे में दोस्तों इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए अब जो यहाँ पर बड़ा फैसला ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। आपको बताते चले महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा चुनाव में। ऐसे में जो है दोस्तों लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनने के बाद अब कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में काफ़ी जो है यहाँ पर वो करने वाली है दोस्तों लीड। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर ये चुनावी रणनीति काफ़ी आगे तक जा रही है और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की आंधी आने जा रही है। ये आज आप लिखकर रख लीजिए, शिंदे सरकार, अजीत पवार कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोगों ने दोस्तों पार्टियां तोड़ी, जाकर एक दूसरे से मिल गए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत महाराष्ट्र में देखने को मिली। एक बार फिर से दोस्तों हमें महाराष्ट्र में यही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये तो साफ है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी ईन पीन पौने तीन कर ले, लेकिन सरकार तो दोस्तों जो इंडिया गठबंधन ही बनाएगा, यानी कि एमवीए बनाएगा। उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों, कुछ बेईमान ऐसे हैं जिनकी असली सूरत फिर सामने आई, जिन लोगों ने अभी हाल ही में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी। दरअसल दोस्तों जी क्रॉस वोटिंग वालों के साथ जब भी सरकार बने विपक्ष की, और जिन जिन ने बेईमानी की है उन लोगों को एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बीजेपी ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, क्रॉस वोटिंग कर दो, हम तुम्हें सीबीआई ईडी के ज़रिए जेल में नहीं भेजेंगे। तो अगर बीजेपी ये कर रही है तो मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष की सरकार आए तो विपक्ष इन लोगों को सज़ा ज़रूर दे, जो लोग सिर्फ इस वजह से बीजेपी में बिक जाते हैं दोस्तों, कुछ पैसों के लिए, तो कुछ ईडी सीबीआई के डर से। क्योंकि भैया देखो, लोकतंत्र का हिस्सा बहुत अहम होता है, और लोकतंत्र बचाने के लिए कभी कभी दोस्तों लोगों के साथ वो करना पड़ता है गलत दोस्तों, जब उनको सही सुधारना हो तो, और ये चीज़ करना होगी इंडिया गठबंधन को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों संजय सिंह में लगी भिड़त हुई। संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। दरअसल आपको बताते चलें अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से पूरी बीजेपी डरती है। इस बात का खुलासा खुद जो है यहाँ पर संजय सिंह ने कर दिया। संजय सिंह का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी हो या तमाम लोग और इस चीज़ों के ऊपर वो लगी रहती है बैठ। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि ये सवाल दोस्तों जो है यहाँ पर एक ऐसे इंसान से पूछ लिया है जिसके पास सवालों के जवाब ही नहीं है, और सवालों के जवाब जब नहीं होंगे दोस्तों तो कहाँ से इन सवालों के जवाब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा बात है। तो मैं भी ये चीज़ को बार बार कहता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि भाई देश की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी दूर करना चाहिए और ये सारे मुद्दों को उठाना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मुकेश साहनी की हत्या पर गरमाई हुई है बिहार की सियासत, बीजेपी पूरी तरीके से हुई फेल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बिहार की सियासत में गर्मी आ गई है। जब से जो यहाँ पर मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई है तब से दोस्तों गिरिराज सिंह मिनमिनाने लगे हैं, तो वहीं जेडीयू के नेता दोस्तों दबी आवाज़ में जवाब दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार को इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि देखो जंगल राज है, जंगल राज है। जैसे ही विपक्ष की सरकार आती है, मान लीजिए नीतीश कुमार भी तेजस्वी के साथ आकर मिल गए थे और उन्होंने बिहार में सरकार बनाई थी। अगर एक छोटी सी शराब से भी किसी की मौत हो जाती थी तो गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी के नेता कहते थे कि देखो जंगल राज आ गया। जैसे ही तेजस्वी की सरकार से हाथ मिलाया नीतीश कुमार जी ने, ये लोग जंगल राज की सरकार चला रहा है। लेकिन दोस्तों असली जंगल राज तो बीजेपी का है भैया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लड़कियों के साथ रेप, छेड़छाड़ और दोस्तों लूटपाट जैसी घटनाएं। लेकिन बिहार में तो भैया एक पार्टी के नेता के पिताजी को ही धारदार हथियार से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी जाती है, और नीतीश कुमार की सरकार दोस्तों निकम्मी सरकार की तरह बैठकर मुंह ताकती है। न सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार बल्कि नीतीश के साथ जो बीजेपी की सरकार है मिली जुली, यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में, वो पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब की बार बिहार की जनता असली खेल दिखाएगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, जो रिज़ल्ट इंडिया गठबंधन का आया है उसके बाद हर कोई इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहता है, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है या फिर गरीबों के लिए कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो नेता कोई और नहीं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है।
और दोस्तों विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी असल मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए भी वोट देना बनता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आपको आगे भी देते रहें।